कल्पना कीजिए कि कोई आप पर अन्यायपूर्ण आलोचना, अपमान या चुनौती फेंकता है। गुस्से या डर के बजाय आप अद्भुत शांति और निश्चल आत्मविश्वास के साथ प्रतिक्रिया देते हैं। जबकि अन्य लोग भावनाओं में बह जाते हैं और हमलावर के खेल में फंस जाते हैं, आप एक मानसिक रणनीति अपनाते हैं जो आपको पूरी स्थिति पर नियंत्रण देती है। क्या आप सीखना चाहेंगे कि इसे कैसे किया जाए, कि हर हमले को अपनी आंतरिक ताकत दिखाने का अवसर कैसे बनाया जाए? इस वीडियो में आप एक तकनीक सीखेंगे जो माचियावेली की बुद्धिमत्ता से प्रेरित है। एक मनोवैज्ञानिक उपकरण जो आपको शक्ति बनाए रखने में सक्षम बनाता है, भले ही कोई आपको अस्थिर करने की कोशिश करे। आप केवल खुद का बचाव करना नहीं सीखेंगे, बल्कि बातचीत का मार्ग निर्देशित करना और मजबूत होकर निकलना भी सीखेंगे। अंत तक बने रहें, क्योंकि जो आप अब जानने वाले हैं वह हमेशा के लिए आपके संघर्षों का सामना करने के तरीके को बदल सकता है। आगे बढ़ने से पहले टिप्पणी में लिखें, मेरा शांति मेरा हथियार है। यह सरल क्रिया आपके स्वयं के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करेगी और आपको याद दिलाएगी कि शांति एक ऐसी शक्ति है जिसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन तकनीक सीखने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। जब हम पर हमला होता है, सबसे आम गलती इसे व्यक्तिगत रूप में लेना है। कई लोग सोचते हैं कि आलोचना या चुनौती उनके मूल्य को दर्शाती है, जबकि वास्तव में इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। यही वह धोखा है जिसमें अधिकांश लोग फंस जाते हैं। असली रणनीतिज स्टोइक जैसे मार्कस ऑरेलियस से लेकर माचियावेली जैसे विचारकों तक जानते हैं कि केवल वही जीतते हैं जो भावना को विश्लेषण से अलग करने में सक्षम होते हैं। सच्चाई यह है कि लगभग कोई भी शब्द हमले वास्तव में आपके बारे में नहीं बोलता। अधिकांश समय यह हमलावर की आंतरिक दुनिया का आईना होता है। हर आक्रामक शब्द उनके अपने संघर्षों को उजागर करता है, आपके कथित दोषों को नहीं। मूल रूप से हमला एक छिपी हुई कबूलनामे जैसी होती है। अपमान के पीछे आमतौर पर 3 मुख्य कारण छिपे होते हैं। पहला है असुरक्षा। जो व्यक्ति छोटा महसूस करता है वह दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करता है। आलोचना उनके अपने हीन भावना को छुपाने का तरीका बन जाती है। दूसरा है ईर्ष्या। जब आपका विकास या अनुशासन दूसरों की कमी को उजागर करता है तो आपकी चमक उनके लिए असहज यादगार बन जाती है। उनका हमला आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी खुद की छाया में महसूस होने वाली असहजता कम करने के लिए है। तीसरा कारण नियंत्रण की आवश्यकता है, एक भ्रम जिसे हम आगे समझेंगे। क्योंकि कई लोग हमला इसलिए करते हैं न कि चोट पहुंचाने के लिए, बल्कि उस प्रभुत्व की भावना वापस पाने के लिए जो उन्हें लगता है कि खो गई है। क्या आपने देखा है कि कुछ लोग तभी सुरक्षित महसूस करते हैं जब वे दूसरों की कहानी और भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं? उनके लिए चुनौती देना एक उपकरण है। वे आपको परेशान करना चाहते हैं, आपको उत्तेजित करना चाहते हैं और आपको अनुमानित व्यवहार करने पर मजबूर करना चाहते हैं। अगर वे आपको गुस्से या दुख के साथ प्रतिक्रिया देते हुए देख लें तो यह पुष्टि करता है कि उनके पास आपके ऊपर प्रभाव है। जब आप इस उद्देश्य को समझते हैं तो अपमान व्यक्तिगत चोट नहीं रह जाता, बल्कि एक उपयोगी जानकारी बन जाता है, हमलावर की आंतरिक स्थिति के बारे में सूचना। इस नए दृष्टिकोण को अपनाकर आप पीड़ित नहीं रहते, बल्कि पर्यवेक्षक बन जाते हैं। आवेग से प्रतिक्रिया करने के बजाय आप विश्लेषण करते हैं, उस व्यक्ति को किस डर, कमी या नियंत्रण की आवश्यकता ने प्रेरित किया है। घटना को व्यक्तिगत रूप से न लेने से आपको स्थिति का ठंडे दिमाग से विश्लेषण करने और हमलावर को उसकी अपनी कमजोरियों वाला व्यक्ति के रूप में देखने की क्षमता मिलती है। यह फ्रेम बदलाव पहला रणनीतिक कदम है। अगला कदम आश्चर्यजनक रूप से गतिहीन रहना है। भावनात्मक प्रतिक्रिया वह ईंधन है जो उत्तेजक को शक्ति देती है। यदि आप इसे नहीं देते तो उनका हमला ऊर्जा रहित हो जाता है। रणनीति है सावधानी पूर्वक मौन बनाए रखना और तटस्थ अभिव्यक्ति रखना, अलगावपूर्ण जिज्ञासा से देखना, कोई उत्तेजना न दिखाना और उनके शब्दों को हवा में घुल जाने देना। उत्तर न देना, न तर्क संगत होना, न हमला करना आपकी शांति को अडिग ढाल में बदल देता है। इस उत्तर की अनुपस्थिति निष्क्रियता नहीं है, यह नियंत्रण है। जबकि हमलावर ने एक नाटक दिखाने की उम्मीद की थी,
वह एक शून्य का सामना करता है जो उसके उद्देश्य को निरस्त करता है। नाटक में फंसने के बजाय आप उसे उसकी भावनात्मक निवेश का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं और उसे जीतने से रोकते हैं। यह शांत और स्थिर उपस्थिति अपने आप में शक्ति का रूप है जो किसी भी प्रतिआक्रमण की आवश्यकता से पहले ही उसे बेअसर कर देती है। जब आप किसी हमले के सामने पूरी तरह शांत बने रहते हैं तो आप हमलावर को दिखाते हैं कि उसका प्रयास विफल रहा। उसके बाद का मौन उसकी अपनी शत्रुता को स्पष्ट, असहज और असंगत बना देता है। जबकि आप स्थिर रहते हैं, वह अकेला होता है जो नियंत्रण खोता है, अकेला जो असंगत दिखाई देता है। बिना आवाज उठाए आप उसे पूरी तरह बेअसर कर देते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति पर हमला करना जो प्रतिक्रिया नहीं देता, ऐसा है जैसे खाली हवा में मुक्का मारना। किसी चीज से टकराने के लिए कुछ नहीं है। यह शांति कमजोरी नहीं है, यह सक्रिय रक्षा का रूप है। यह एक शक्तिशाली संदेश देता है, आपका मुझे प्रभावित करने का प्रयास शक्तिहीन है। यह मेरी ओर से किसी प्रतिक्रिया के योग्य नहीं है। केवल इस रवैये से आप स्पष्ट कर देते हैं कि उनका अपमान आपकी सीमाओं को पार नहीं कर सका। इस पहले चरण पर महारत हासिल करना आवश्यक है, क्योंकि यह आपको मानसिक रूप से नियंत्रण, रक्षा से रणनीतिक आंदोलन में जाने के लिए स्थान देता है। आपने प्रहार झेला, लेकिन नुकसान नहीं। आपने साबित कर दिया कि आप आसान लक्ष्य नहीं हैं, और यह आपके विरोधी को गहराई से उलझा देता है। तब आता है दूसरा चरण, विचलन। इसका मतलब प्रतिआक्रमण करना या समान आक्रामकता से प्रतिक्रिया देना नहीं है, बल्कि उनकी ऊर्जा को उनके खिलाफ इस्तेमाल करना है। जब हमलावर भावनात्मक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करता है, आप बातचीत को कुशलता से नया मार्ग देते हैं। सीधे टकराव के बजाय आप ध्यान केंद्र बदलते हैं। आप, जो प्रतीत होता है पीड़ित, से उनकी ओर, जो संघर्ष का स्रोत है। कुंजी है शांत और जाहिरा तौर पर मासूम प्रश्न पूछना, लेकिन बड़ी मानसिक सूझबूझ के साथ। आप उनके अपमान की सामग्री का जवाब नहीं देते, बल्कि उनकी प्रेरणा पर निशाना साधते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कठोरता से कहता है, यह रिपोर्ट बर्बाद है, आपने बिल्कुल मेहनत नहीं की, तो कमजोर प्रतिक्रिया होगी खुद का बचाव करना। बिल्कुल किया, मैंने इसमें घंटे बिताए। लेकिन रणनीतिज्ञ कुछ सेकंड मौन रहता है, शांति बनाए रखता है और फिर पूछता है, यह व्यक्त करने का तरीका बहुत सीधा है, आप ऐसा कहकर क्या परिणाम चाहते हैं? उस सरल प्रश्न के साथ ध्यान पूरी तरह बदल जाता है। आप उसे उसकी अपनी मंशा की ओर देखने के लिए मजबूर कर देते हैं, और कोई भी उत्तर उसे असहज स्थिति में डाल देता है। यही हाल अपमान या प्रोवोकासी का भी है। यदि कोई कहे, तुम्हें हमेशा सब कुछ पता होना चाहिए, है ना? तो सहज प्रतिक्रिया यह होगी कि आप खुद को सही ठहराएं। इसके बजाय आप शांति बनाए रखते हैं और तटस्थता से उत्तर देते हैं, मैं आपकी टिप्पणी में बहुत तीव्रता महसूस कर रहा हूं, क्या आपको कुछ हुआ है? यह ध्यान परिवर्तन बिना किसी बल का उपयोग किए हमले को नष्ट कर देता है। उनके खेल में प्रवेश करने के बजाय आप उन्हें उनके खुद के भावनात्मक प्रतिबिंब का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं। यही वास्तविक मानसिक नियंत्रण का सार है, बिना लड़ाई के जीतना। क्या आप हर अस्पष्ट हमले को अपने ऊपर हमले के बजाय हमलावर को उजागर करने का अवसर बनाना चाहेंगे? जब आप संयम बनाए रखते हैं, तो परिणाम स्वरूप हमलावर सामने आ जाता है। उनका आवेग असमान लगता है और उनकी विश्वसनीयता घट जाती है। उसके बाद के मौन में उनका व्यवहार वास्तविक अव्यवस्था के रूप में प्रकट होता है। अब आप नहीं, बल्कि वे असंतुलित प्रतीत होते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के सामने जो प्रतिक्रिया की उम्मीद में गुस्सा निकालता है, आपकी शांति उनके प्रयास को व्यर्थ बना देती है, जैसे हवा को मारना। अविवेकी प्रतिक्रिया न देकर आप उन्हें उनकी अपनी भावनात्मक स्थिति का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं। आपने भूमिका बदल दी, पीड़ित से विश्लेषक बन गए। अब वही व्यक्ति जिसने हमला किया, उसे यह बताना पड़ता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। क्या वह गुस्से में है, निराश है, या सिर्फ चुनौती देना चाहता है? यह नाटकीय मोड़ आक्रामकता को आपके खिलाफ निर्णय से लेकर निरीक्षण योग्य वस्तु में बदल देता है। जब हमला सामान्य आरोप होता है, तुम कभी नहीं सुनते या तुम हमेशा वही करते हो, तो इसे तटस्थ करने का सबसे प्रभावी तरीका है स्पष्ट उदाहरण मांगना। एक ठोस उदाहरण मांगने से
अमूर्त दावा सत्यापनीय तथ्य में बदल जाता है। कई बार हमलावर के पास कोई सबूत नहीं होता और उनका तर्क स्वयं ही ढह जाता है। शांत स्वर बनाए रखें, बिना व्यंग्य या बचाव के, और आप देखेंगे कि अस्पष्ट शत्रुता कितनी कमजोर पड़ जाती है। आपने अब 2 मुख्य कदम पूरे कर लिए हैं। पहला, हमला अवशोषित करना बिना प्रभावित हुए। दूसरा, ध्यान को संघर्ष के स्रोत की ओर मोड़ना। अंतिम कदम तैयार है जब दूसरा व्यक्ति सामने आकर असहज हो गया हो। इस शांत और नियंत्रित स्थिति से आप तय कर सकते हैं कि विषय को तटस्थ टिप्पणी के साथ बंद करना है, कोई ठोस समाधान सुझाना है या बस अपनी गतिविधि में लौट जाना है। और इस तरह आप चुनौती को अपनी भावनात्मक प्रभुत्व का प्रदर्शन बना देते हैं। अंतिम कदम वही है जो विजय तय करता है। पुण्य रूपरेखा, यह वह चरण है जिसमें आप पूरी स्थिति पर नियंत्रण ले लेते हैं और पूरी बातचीत का अर्थ बदल देते हैं। पुण्य रूपरेखा का अर्थ है उस दृश्य को अस्वीकार करना जो हमलावर थोपना चाहता है, संघर्ष, निर्णय या चुनौती का दृश्य, और उसे अपने मानसिक ढांचे से बदलना। एक साधारण बातचीत, एक मामूली टिप्पणी या भावनात्मक भार रहित तथ्य। यह कदम न केवल हमले को तटस्थ करता है बल्कि दिखाता है कि शुरुआत से ही उसका आप पर वास्तविक नियंत्रण नहीं था। यह अंतिम कदम बहस जीतने के लिए नहीं है बल्कि कथा को फिर से स्थापित करने के लिए है। यह सबसे सुरुचिपूर्ण तरीका है यह दिखाने का कि आप तय करते हैं कि बातचीत कैसे समाप्त होती है और किन शर्तों पर। उदाहरण के लिए, अगर आपने इस तरह कहने से आपका क्या उद्देश्य है जैसे सवाल के साथ आक्रामक आलोचना को मोड़ दिया, तो हमलावर शायद कोई बहाना देगा, मैं बस चाहता था कि काम ठीक से हो। उस समय आप शांतिपूर्वक सिर हिलाते हैं और कहते हैं, समझ गया, टिप्पणी की सराहना करता हूं, मैं इसे ध्यान में रखूंगा। फिर बस विषय बदल दें या अपने काम को जारी रखें। इस उत्तर के साथ आप न तो खुद को सही ठहरा रहे हैं, न ही बदलाव का वादा कर रहे हैं। आपने उनके हमले को केवल जानकारी के एक टुकड़े में बदल दिया, जैसे कि किसी सामान्य दिन में एक और सूचना प्राप्त करना। जो पहले आक्रामकता लग रही थी, अब वह अप्रासंगिक बन गई। बिना आवाज उठाए आपने बातचीत को अधिकार के साथ बंद कर दिया। एक अन्य स्थिति में यदि कोई चुनौती देता है, जैसे तुम्हें हमेशा सब कुछ पता होना चाहिए, है ना, और आप शांतिपूर्वक उत्तर देते हैं, मैं आपकी टिप्पणी में बहुत तीव्रता महसूस कर रहा हूं, क्या आपको कुछ हुआ है? तो वे ठंडे स्वर में उत्तर दे सकते हैं, मैं ठीक हूं, बस यही कह रहा था। यहां आप हल्की मुस्कान के साथ अंतिम पुण्य रूपरेखा लागू करते हैं। ठीक है, कभी कभी मैं स्वर को गलत समझ लेता हूं, जैसा कि मैंने पहले कहा, और फिर अपनी बात जारी रखते हैं। इस संकेत से आपने उनके हमले को एक सामान्य असुविधाजनक व्यवधान में बदल दिया। आपने अपनी भावनात्मक प्रभुत्व की पुष्टि की और बातचीत को फिर से अपने नियंत्रण में ले लिया। माचियावेली की विधि और स्टोइक शांति का असली शक्ति इस 3 चरणीय प्रणाली में निहित है। प्रतिबिंबित करना, मोड़ना और पुण्य रूपरेखा बनाना। आप उनकी ऊर्जा को अवशोषित किए बिना प्रतिबिंबित करते हैं, ध्यान उनकी ओर मोड़ते हैं और अंततः बातचीत का अर्थ पुण्य परिभाषित करते हैं। यही बिना लड़ाई के जीतने की कला है, बिना आवाज उठाए शक्ति बनाए रखने की कला है, और यह दिखाने की कला है कि जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है वही किसी भी स्थिति पर नियंत्रण रखता है। अडिग शांति बनाए रखते हुए आप स्पष्ट कर देते हैं कि उनका हमला विफल रहा। उसके बाद के मौन में उनकी आक्रामकता उजागर होती है और असंगत प्रतीत होती है। जिसने आवेग दिखाया वही नियंत्रण खोता है और असंगत दिखता है। किसी ऐसे व्यक्ति पर हमला करना जो प्रतिक्रिया नहीं देता, ऐसा है जैसे हवा को मारना, कोई प्रभाव नहीं। यह शांति निष्क्रियता नहीं है, यह सक्रिय और शक्तिशाली रक्षा है। आपकी स्थिरता बिना शब्दों के यह संदेश देती है कि उनका प्रयास पर्याप्त शक्ति नहीं रखता। आपका चेहरा और रवैया एक ढाल के रूप में काम करता है जो उनके हमले को अस्वीकार करता है। जब आप इस पहले चरण में महारत हासिल कर लेते हैं तो यह आपको अगली रणनीति पर जाने के लिए मानसिक स्थान देता है। आपने पहला प्रहार सह लिया बिना नुकसान के, और यह साबित कर दिया कि आप आसान लक्ष्य नहीं है। जब हमलावर भ्रमित हो जाता है तो ऊर्जा को मोड़ने का समय आता है। इसका मतलब
वापसी हमला नहीं है, बल्कि आक्रामकता को अप्रभावी बनाना है। आप उनके हमले की सामग्री का जवाब नहीं देते, बल्कि प्रश्नों के माध्यम से उनकी मंशा या भावनात्मक स्थिति की ओर ध्यान मोड़ते हैं। यह सुरुचिपूर्ण संकेत सीधे टकराव से बचाता है और उन्हें अपनी प्रतिक्रिया स्पष्ट करने के लिए मजबूर करता है। कल्पना करें कि आपके काम पर कठोर आलोचना हो रही है। यदि आप अपने प्रयास का बचाव करते हैं, तो आप उनके ढांचे में प्रवेश करते हैं। इसके बजाय एक शांत विराम और प्रश्न जैसे, आप इस टिप्पणी से क्या परिणाम चाहते हैं, हमलावर पर जिम्मेदारी डालता है। मजाक या चुनौती के मामले में भी यही लागू होता है। तटस्थ होकर कह सकते हैं, मैं आपके टिप्पणी में बहुत तीव्रता महसूस कर रहा हूं, क्या आपको कुछ हुआ है? और इसे उनका समस्या बना देते हैं, आपकी नहीं। जब कोई अस्पष्ट आरोप तुम कभी नहीं सुनते लगाने की कोशिश करता है, तो ठोस विवरण मांगे। एक सटीक उदाहरण मांगने से सामान्यता को सत्यापनीय तथ्य में बदलना पड़ता है। अक्सर हमलावर के पास कोई सबूत नहीं होता और उनका तर्क ढह जाता है। हर समय आपका स्वर ठंडा और शांतिपूर्ण होना चाहिए, व्यंग्य या संयम खोने के बिना। आप एक विश्लेषक की तरह कार्य करते हैं, जो दूसरों की ऊर्जा का उपयोग उन्हें असंतुलित करने के लिए करता है। आपने 2 प्रमुख चालें लागू कर ली हैं: प्रतिक्रिया किए बिना अवशोषित करना और ध्यान को हमलावर की ओर मोड़ना। अंतिम चरण संघर्ष को बंद करता है और आपका प्रभुत्व स्थापित करता है। पुण्य रूपरेखा। पुण्य रूपरेखा का अर्थ है तय करना कि बातचीत का अर्थ कैसे समझा जाए और हमलावर द्वारा दी गई महत्ता को अस्वीकार करना। आप उनके आवेग को अप्रासंगिक सूचना के रूप में वर्गीकृत करते हैं और सहजता से अपने काम पर लौटते हैं या विषय बदलते हैं। उदाहरण के लिए, आलोचना को सही ठहराने के लिए मजबूर करने के बाद आप उत्तर दे सकते हैं, धन्यवाद, मैं इसे ध्यान में रखूंगा, और काम जारी रखें। आप दोष स्वीकार नहीं करते और न ही तत्काल बदलाव का वादा करते हैं, बस उनके हमले को एक सामान्य तथ्य में बदल देते हैं और बातचीत समाप्त कर देते हैं। यदि चुनौती केवल एक व्यवधान थी, तो आप उसे उसी में बदल देते हैं, एक अप्रभावी व्यवधान जिसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं। यह 3 चरणीय विधि, अवशोषित करना, मोड़ना और पुण्य रूपरेखा, बहस जीतने के लिए नहीं है, बल्कि यह दिखाने के लिए है कि वे आपको नियंत्रित नहीं कर सकते। इसकी प्रभावशीलता इतनी सूक्ष्म और सटीक है कि जो इसे एक बार अनुभव करेगा, वह दोबारा हमला करने से पहले 2 बार सोचेगा। एक ऐसी दुनिया में जहां हर दिन स्थिति, ऊर्जा और नियंत्रण के लिए छोटी लड़ाइयां होती हैं, ऑफिस में, पारिवारिक बैठक में या सोशल मीडिया पर, यह रणनीति आपको ऐसे सामान्य की तरह कार्य करने की अनुमति देती है, जो रणनीतिक रूप से पूरे मैदान को शांतिपूर्वक देखता है, न कि खाई से। सिस्टम को याद रखें। पहला, मौन और शांति के साथ प्रहार अवशोषित करें। दूसरा, तार्किक प्रश्नों से बातचीत को हमलावर की मंशा की ओर मोड़ें। तीसरा, स्थिति को पुण्य रूपरेखा दें, उनके हमले को अप्रासंगिक जानकारी में बदलें और बातचीत को अपनी शर्तों पर नियंत्रित करें। इसे अभ्यास में लाएं जब तक यह स्वाभाविक न हो जाए और आप एक मजबूत किले में बदल जाएं। कोई जिसकी आंतरिक शांति हमलों को एक पत्थर पर गिरती बूंद की तरह वापस कर देती है। यदि आप लक्ष्य से बाहर निकलना चाहते हैं और रणनीतिज्ञ बनना चाहते हैं, तो इस विधि को लगातार लागू करें। यदि आप इन मनोवैज्ञानिक उपकरणों में महारत हासिल करना चाहते हैं और हर संघर्ष को अपनी भावनात्मक प्रभुत्व प्रदर्शित करने का अवसर बनाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका नियंत्रण अभी से शुरू होता है।